हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ के एक्सरसाइजेस के साथ समाप्त कर लिए थे, है ना। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसका थर्ड चैप्टर और जो कि आपके PT1 के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। क्या नाम है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है शब्द संरचना। शब्द संरचना। संरचना शब्द का अर्थ क्या है? संरचना यानी किस प्रकार से शब्द का गठन हुआ है, वो किस प्रकार से शब्द बना है, जिसको इंग्लिश में हम लोग मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके किताब के पृष्ठ संख्या 22 में एक सुंदर सी बहुत ही रंग बिरंगी रेलगाड़ी का पिक्चर दिया हुआ है और इस रेलगाड़ी के पिक्चर में आपको रेलगाड़ी का वर्ण विच्छेद करके भी दिखाया गया है। यदि आपको पिछले चैप्टर में वर्ण विच्छेद समझ में आया है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में वर्ण विच्छेद किया था पेज नंबर 20 के क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यदि आपको वो समझ में आया है, यदि आपने वो कर लिया है, तो फिर यहाँ पे आप ये समझ जाएंगे। देखिए रेलगाड़ी, र कैसे बना है, आधा र, उसमें ए की मात्रा, तो ए स्वर, फिर ल में कोई मात्रा नहीं है तो ल के साथ क्या है, अ है। उसके बाद गाड़ी, ग में आ की मात्रा, और अड़ आधा, उसमें बड़ी ई। फिर क्या लिखा है, देखिए यात्रा, यात्रा नहीं, यात्री, है ना। रेलगाड़ी यात्री गण, ये लिखा है। शायद आपको पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन आप अगर मात्रा के साथ जोड़ेंगे, देखिए य के साथ आ तो या, त र बड़ी, त के साथ र जोड़ने से क्या बनता है, त्र बनता है, हमने पढ़ा था। तो उसके बाद उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका जो है ग और अ, यानी ग और अणा और अ, तो अणा, तो यात्री गण। ठीक है, समझ गए? अच्छा, मुझे बताइए, तो ये जो मैंने आप लोगों से कहा कि त और र मिलकर के त्र होता है, इसको हमने कहाँ पढ़ा था? इसको हमने आपके पिछले प्रकरण में जो संयुक्त व्यंजन है उस हेडिंग के अंदर पढ़ा था। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है ना, आप लोगों को याद होगा, फिर भी एक बार याद दिला दिया। अब देखिए इस दृश्य में इंजन पर रेलगाड़ी शब्द लिखा है और उससे जुड़े डिब्बों पर कुछ वर्ण लिखे गए हैं। वर्णों को एक एक कर पढ़िए और उन्हें जोड़कर समझिए। हम तो पहले ही समझ गए हैं, है ना। तो अब पटरी पर लिखे वर्णों को जोड़िए और बताइए कि क्या शब्द बनता है। हम तो खैर पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 23 क्या है, ये चारों शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे गाड, ग आ र ड अ, झंडी, कुली, चाय वाला, या ये सारे इनका वर्ण विच्छेद करके दिखाया गया है। आप लोग बड़े ध्यान से पृष्ठ संख्या 23 में ऊपर की ओर जो लिखा है, इन शब्दों को देखेंगे और इनके वर्ण विच्छेदों को भी देखेंगे। ठीक है, यदि वर्णों को आगे पीछे करके क्रम बदल दिए जाएं, तब ये कोई अर्थ प्रकट नहीं करेंगे और शब्द नहीं कहलाएंगे। इन्हीं वर्णों को, जैसे कि यहाँ पे आपका जैसे है ग आ र ड अ, इनको अगर हम आगे पीछे कर दें, इनका यदि हम क्रम बदल दें, क्रम यानी सीक्वेंस, इनका सीक्वेंस यदि हम बदल दें, तो ये कोई भी अर्थ नहीं देंगे। जैसे कि कुली शब्द है, क के बाद ऊ था और ल के बाद ई, इसमें अगर ल ई का ऊ कर दे तो ये ली कू, ये ऐसा कुछ अजीब सा शब्द बन जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसा ही बाकी शब्दों के लिए भी होता है। तो शब्दों का क्रम को बदल देने, वर्णों के क्रम को बदल देने से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इससे क्या साबित होता है? ऐसे घुमा फिरा के इसलिए बोला जा रहा है जिससे कि आप पॉइंट पर आए।
बात दरअसल यह है कि हम शब्द उन्हीं को कह सकते हैं जो कि वर्णों के सार्थक मेल से बना है। जब वर्ण एकदम सटीक अर्थ देने वाले मिलन के कॉम्बिनेशन में रहते हैं तभी हम उनको शब्द कहते हैं। जैसे भी लिख देने से वो शब्द नहीं होता है, वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब स अर्थ, यानी अर्थ के साथ, अर्थ सहित। तो जब वर्ण अर्थ के साथ मिलें तो ही वो शब्द कहे जाते हैं। इसको एकदम टीके के तौर पर हम कैसे लिख सकते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में शब्दों को अनेक आधारों पर बांटा गया है। हिंदी भाषा में जो शब्द गठित हुए हैं उनको कई आधारों पर, किस बेसिस पर उन शब्दों का कॉम्बिनेशन हुआ है, उस बेसिस के आधार पर इसको 3 भाग में फिलहाल हम पढ़ेंगे, बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर यानी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, शब्द कहाँ से जो है प्रकट हुए हैं। हिंदी भाषा में ये शब्द कहाँ से आए हैं। ठीक है। उत्पन्न होना मतलब प्रोड्यूस होना, कहाँ से आए हैं ये शब्द, उसके आधार पर हम इसको फर्दर इसके 4 भेद करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ही हम इनको 4 भेदों में बांट सकते हैं। ठीक है। बाकी बनावट और प्रयोग हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हमारे लिए जानना है कि ज़रूरी है कि उत्पत्ति का मतलब क्या है, हम लोग जान गए हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ठीक है। तत्सम जो शब्द है ये शब्द कैसे बना है? तत्सम मतलब तत् मतलब वहाँ, सम मतलब समान, वहाँ समान, कहाँ समान? संस्कृत समान। ये जो सारी भाषाएं हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ हम हिंदी लेके चर्चा कर रहे हैं, तो हिंदी के बारे में ही अगर आप जानें तो इसकी आदि भाषा जो है संस्कृत है। संस्कृत से ही शब्दों में मॉडिफिकेशन होते होते, भाषा में बदलते बदलते हिंदी का आज का जो खड़ी बोली का रूप हम पढ़ते हैं उसमें ये आता है। आप लोग जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तब आप लोग सुनेंगे कि कैसे अपभ्रंश भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, इस प्रकार से हम जो है हिंदी भाषा तक का सफ़र तय करते हैं। इसके बारे में आप जानेंगे। फिलहाल आपके लिए जानना इतना ज़रूरी है कि जो शब्द संस्कृत समान, वहाँ समान, तत्सम यानी वहाँ समान संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी रूप परिवर्तन किए। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत से हिंदी में बिना किसी रूप के परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब जब हम संस्कृत भाषा में इन शब्दों को पढ़ते हैं तो वहाँ भी इनका यही रूप चलता है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं रहता है। ठीक है। जैसे कि हस्त यानी हाथ, चंद्र यानी चाँद, अग्नि यानी आग, इस प्रकार के जितने भी आप लोगों को शब्द मिलेंगे ये सारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें हमने कुछ बदलाव करके अपनी भाषा में उनका प्रयोग किया है, हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया है। जिन शब्दों में हमने कुछ बदलाव के बाद उनको हिंदी में प्रयोग किया है उनको तद्भव शब्द कहते हैं। ये तत्सम शब्दों के मॉडिफाइड रूप हैं। तत्सम शब्द अनेक समय क्या होता है, बोलने में, जल्दबाजी में बोलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि ये थोड़े अलग टाइप के होते हैं, तो इनको बोलने में आसान हो ऐसे फॉर्मेट में ढालने के लिए तद्भव शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है।
जैसे कि आग है अग्नि का तद्भव रूप। अग्नि एक तत्सम शब्द है और आग जो है इसका तद्भव रूप है। चंद्र, मैंने जो अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था चंद्र, ये चंद्र एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप होगा चांद। ठीक है। इसी तरह से मैंने अभी कहा था आप लोगों को हस्त, हस्त का तद्भव रूप है हाथ। ठीक है। ऐसे ही ये चेंजेस होते हैं। यहाँ पर पृष्ठ संख्या 24 में आप लोगों को एक सूची प्रदान की गई है। इसमें कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को डिनोट किया गया है, जैसे सर्प का सांप, निद्रा का नींद, दधी का दही, दीपक का दिया। ठीक है। कौन सा तत्सम है और उसका तद्भव रूप क्या है, ये आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है। ये आगे चलकर हमको बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद है देशज शब्द। देशज शब्द, देशज देश यानी हमारे देश में जो शब्द उत्पन्न हुए हैं। देशज यानी देश में जन्मा। तो देश में जन्मे जो शब्द हैं, भारतवर्ष में जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ से जो आम बोलचाल की भाषा उठाई गई है। हमारे भारत में इतने सारे हिंदी भाषी प्रदेश हैं, उन सब प्रदेशों से यदि उनके आम बोलचाल की भाषा से हम कुछ कुछ शब्द उठाएं तो ये शब्द बनते हैं। ठीक है। जैसे कि खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी, ये सारे देशज शब्द हैं। केवल इतने ही नहीं हैं, बहुत हैं। दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स। ओके। उसके बाद है विदेशज शब्द। विदेशज यानी आप जानते हैं विदेश में जन्मे, मतलब जो देशी नहीं है वो विदेशी है, जो हमारे देश का नहीं है वो विदेशी है। ज़रूरी नहीं है कि विदेशी मतलब अंग्रेज़ी शब्द, आप लोग इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे। विदेशी शब्द मतलब केवल अंग्रेज़ी शब्द नहीं, हाँ अंग्रेज़ी शब्द भी, लेकिन इसके साथ उर्दू, फारसी, उसके बाद आपके और भी कई देशों से लिए गए, जैसे पुर्तगाली शब्द हैं। ये काफ़ी देशों से जो शब्द हैं उनको ले करके, उनको मिला करके हिंदी भाषा में आज वो ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जैसे कि वो हिंदी के ही अंग हों। तो ये सारे शब्द जो हैं विदेशज शब्द के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि लालटेन, मशीन, डायरी, कारतूस, साबुन, वकील, तौलिया, कमरा। अब आप बोलेंगे ये शब्द हिंदी के नहीं हैं। फिलहाल हम इनको हिंदी भाषा में प्रयोग ज़रूर करते हैं, लेकिन ये उत्पन्न हिंदी में नहीं हुए हैं। इसीलिए ये जो है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद में हम इसको पढ़ते हैं। तो उत्पत्ति के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ा हमने, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आप इतना प्रकरण पढ़ के रेडी करके रखेंगे। हम नेक्स्ट प्रकरण में चैप्टर के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।